बात करेंगे सामाजिक यथार्थ और कथा भाषा। कथा भाषा के संदर्भ में बात करने से पहले एक बात हमें जान लेनी चाहिए कि कथा साहित्य की जो विषय वस्तु है वो समाज है, और समाज का व्यापक क्षेत्र हमारे कथा साहित्य में लिखा एवं रचा जाता है। तो इस दृष्टि से कथा साहित्य की भाषा कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इस पे बहुत व्यापक विचार किया गया है। कथा साहित्य में अधिकांशतः कथा साहित्य की भाषा पे अगर हम विश्लेषण करें तो अधिकांशतः हमें ये देखने को मिलता है कि कथा साहित्य में साहित्यिक भाषा कम सामाजिक जीवन की भाषा ज़्यादा देखने को मिलती है। कथा सम्राट प्रेमचंद ने जिस तरह से उत्तर भारतीय समाज को उसकी भाषा में उसके परिवेश के अनुरूप ढालने का कार्य किया है वो अपने आप में अद्वितीय है। प्रेमचंद की परंपरा को भाषिक स्तर पर प्रौढ़ता प्रदान करने का कार्य जैनेन्द्र अज्ञेय और फणीश्वरनाथ रेणु ने किया। अज्ञेय का कथा साहित्य की भाषा के संबंध में मानना था कथा साहित्य में साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं चल सकता। यह बात तो उपन्यास के विकास के प्रारंभिक युग में ही स्पष्ट हो गई थी, लेकिन उस समय इसके निराकरण के लिए जहाँ तहाँ प्रादेशिक भाषाओं अथवा प्रादेशिक आंचलिक जातिगत व्यवसायगत अथवा वर्गगत शब्दों मुहावरों और व्याकरणिक विभिन्नताओं को कथोपकथन में लाना ही पर्याप्त समझा जाता था। जैसे जैसे उपन्यास के क्षेत्र का विस्तार बढ़ा और कथा में सामाजिक परिवर्तनों के सूक्ष्मतर पर्यवेक्षण की प्रवृत्ति बढ़ी, वैसे वैसे यह स्पष्ट होता गया कि ऐसे उपाय बिल्कुल नाकाफी हैं और समस्या पर और गहराई से विचार करना होगा। आंचलिक उपन्यास के आविर्भाव ने समस्या के निरूपण में महत्वपूर्ण योग दिया और उसे सुलझाने के अनेक सूत्र प्रस्तुत किए। कथा भाषा के संदर्भ में अज्ञेय के ये विचार अज्ञेय के कथा साहित्य में भी देखने को मिलते हैं, जैनेन्द्र के कथा साहित्य में भी देखने को मिलते हैं और बाद के प्रवर्ती रचनाकारों के भी कथा साहित्य में देखने को मिलते हैं। चाहे हम बात मनोहर श्याम जोशी की करें, चाहे हम बात श्रीलाल शुक्ल की करें, चाहे हम बात राही मासूम रजा की करें, चाहे हम बात अमृतलाल नागर की करें। अमृतलाल नागर के संदर्भ में एक बात है कि उन्होंने गंभीर अध्ययन के साथ जिस विषय वस्तु को उन्होंने उपन्यास की विषय वस्तु बनाया, उस समाज उस विषय के लोगों से उन्होंने संवाद स्थापित किया, उनके रीति नीति रिवाजों और भाषा को जानने की चेष्टा की। स्वयं नाच्यबोध गोपाल में उन्होंने एक भंगी समाज का अध्ययन प्रस्तुत किया है, भंगी समाज की कथा को प्रस्तुत किया है और उपन्यास की भूमिका में उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि वो किस तरह निर्गुनिया से मिलते हैं और लोगों के पास जाते हैं और कैसे उनके रीतियों नीतियों एवं भाषा को जानते समझते हैं। इसका उन्होंने भूमिका में ही स्पष्ट वर्णन दिया है। और फिर जब हम उस उपन्यास को पढ़ते हैं तो उस उपन्यास की भाषा में भी हमें वो तत्व दिखाई देते हैं और भाषा में वो तत्व समाहित करने से अमृतलाल नागर की जो भाषा है वो विषय वस्तु के अनुरूप ढली है। और शायद उस अध्ययन को न किए होते तो नाच्यबोध गोपाल की जो विषय वस्तु है उसके संप्रेषण में अमृतलाल नागर को उतनी सफलता न मिलती जैसा कि मिली। इसी तरह हम लेते हैं रेणु के मैला आंचल को। मैला आंचल के आरंभ में ही रेणु ने कहा है कि यह है मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास। आंचलिक उपन्यास घोषित करने के साथ साथ रेणु ने जिस भाषा का प्रयोग किया है वह उस अंचल की भाषा है। उस अंचल को समग्रता में प्रस्तुत करने के लिए रेणु को जिस भाषा की ज़रूरत थी, जिस शिल्प की ज़रूरत थी, वो परंपरागत कथा साहित्य के ढांचे को तोड़कर ही पाया जा सकता था। और इसीलिए रेणु ने अपने उस उपन्यास में भाषा के तत्वों को नए ढंग से शामिल किया, लोक परंपराओं को स्थान दिया, लोक गीतों को स्थान दिया और एवं लोक में प्रचलित मान्यताओं को भी अपने उपन्यास की विषय वस्तु में वो शामिल करते हैं। और उस विषय वस्तु को शामिल करते हुए भाषा को वो नए ढंग से गलाते हैं, ढालते हैं और हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। रेणु की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनकी भाषा का आंचलिक स्तर इतना ऊपर है कि भाषा को समझने के लिए, भाषा को पाठक
आसानी से समझ सके उसके लिए उन्होंने पाठ टिप्पणी भी दी है। इसी तरह की पाठ टिप्पणियाँ हमें राही मासूम रजा के आधा गांव में भी देखने को मिलती हैं। मनोहर श्याम जोशी कृत कश्यप एवं उनके हरिया हरकुलूस की हैरानी या जो है कुरकुर स्वाहा उपन्यासों में भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं अन्य आंचलिक कथाकारों की, तो उनके अंदर भी अंचल हो या समाज हो, उस समाज को प्रस्तुत करने के लिए, उस समाज की भाषा को, उस समाज के परिवेश को जीवंत करने के लिए भाषा के स्तर पर अनेक प्रयोग किए गए हैं। यह प्रयोग भाषा के अधिग्रहण के रूप में हम देख सकते हैं, भाषा के बिंब धर्मिता के रूप में हम देख सकते हैं, उस क्षेत्र विशेष की लोक गीतों के रूप में देख सकते हैं, उस क्षेत्र विशेष के रीति रिवाजों के रूप में देख सकते हैं, उस क्षेत्र विशेष की परंपराओं, धार्मिक क्रियाकलापों के रूप में देख सकते हैं। और इसके साथ साथ रचनाकारों ने क्षेत्र के परिवेश को मुकम्मल ढंग से प्रस्तुत करने के लिए बिंबों का प्रयोग किया है, चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है। और ये सारी चीज़ें या तो हम ये कहें कि ये परंपरागत साहित्यिक भाषा में संभव न थी, या ये कहें कि एक नए किस्म की साहित्यिक भाषा के निर्माण की आवश्यकता थी जो कथाकारों ने अपने कथा साहित्य में प्रस्तुत की। अज्ञेय ने अपनी पुस्तक सामाजिक यथार्थ और कथा भाषा में लिखा है, भाषा के स्वभाव में कौन से ऐसे तत्व हैं जो कथाकार के लिए कठिनाइयाँ पैदा कर सकते हैं अथवा प्रस्तुति के नए साधन बन सकते हैं। इसकी ओर भी सतर्क पाठक का ध्यान गया और कथाकार का तो गया ही गया। कथा की अभ्यांतर संरचना, घटनाकृत, देश काल की प्रस्तुति अथवा कथानक के चरित्रों को कथा कहने वाले और कथा पढ़ने सुनने वालों की दूरी की स्थापना से जुड़े हुए अनेक तंत्रगत प्रश्न भी सामने आए। और एक बार फिर यह स्पष्ट हुआ कि सारे प्रश्न भाषा से जुड़े हुए हैं, कथा भाषा के स्वभाव को प्रमाणित करते हैं और बदले में भाषा के स्वभाव इन प्रश्नों के निराकरण की युक्ति को प्रभावित करता है। भाषा के संदर्भ में यहाँ अज्ञेय की इस वक्तव्य के बाद हमें भाषा के संदर्भ में ये जानना होगा कि भाषा की निर्मित समाज करता है। हम हिंदी भाषा की परंपरा को ले लें तो जो हिंदी 1850 में जिस हिंदी के लिए भारतेंदु घोषित करते हैं कि हिंदी नई चाल में ढली, उस हिंदी और आज की हिंदी में बहुत अंतर है। और ये अंतर सामाजिक परिवेश के साथ साथ जनता के चित्तवृत्तियों में परिवर्तन, जनता की रीतियों नीतियों में परिवर्तन, जनता की मनोदशा में परिवर्तन के अनुरूप ही होता है। भाषा उस समाज को जीता है जिस समाज में उसके सारे समग्र ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक एवं भविष्य की जीवन स्थितियां निहित होती हैं। तो भाषा उस संस्कृति को लेकर चलती है और संस्कृति के संचरण में निरंतर भाषा बदलती रहती है। कथा भाषा के संदर्भ में हम यही देख सकते हैं कि प्रेमचंद ने जिस परंपरा को आरंभ किया, प्रेमचंद की भाषा उत्तर भारत के सामान्य जन की बोली जाने वाली भाषा थी। सामान्य जन जीवन में जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा था वो भाषा प्रेमचंद की भाषा थी। लेकिन प्रेमचंद की भाषा को नए ढंग से गलाने का कार्य किया जैनेन्द्र ने। जैनेन्द्र का महत्वपूर्ण उपन्यास है त्यागपत्र। त्यागपत्र में जैनेन्द्र ने मानव मन की गुत्थियों को सुलझाने का कार्य किया है और मानव मन की गुत्थियों को सुलझाने के लिए भाषा की जिस परंपरागत शैली को तोड़ना आवश्यक था उस शैली को जैनेन्द्र ने तोड़ा, नए ढंग से गलाया। और जैनेन्द्र की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि कहते कहते रुक जाना और आगे की भंगिमा को पाठक एवं आस्वादक पे छोड़ देना। लेकिन जैनेन्द्र पूरी बात नहीं कहते हैं, लेकिन वो पूरी बात पाठक तक संप्रेषित होती है। जैनेन्द्र ने प्रमोद के मुख से कहलवाया है कि माँ एक अत्यंत कुशल गृहिणी थी, जैसी कुशल थी वैसी कोमल भी होती। यहाँ जैनेन्द्र रुक जाते हैं
जैनेन्द्र पूरी बात नहीं कहते हैं, जैनेन्द्र के बाद पूरी बात नहीं कहते हैं, लेकिन जो जैनेन्द्र कहना चाहते हैं वह उनके पात्र संप्रेषित करते हैं। और यह उपन्यास, त्यागपत्र उपन्यास, जैनेन्द्र का बहुत ही प्रभावी मार्मिक उपन्यास है, जिसमें उन्होंने भाषा को नए ढंग से गलाकर, भाषा को उसकी भंगिमा का प्रयोग करके संप्रेषण का कार्य लिया है। और मनोवैज्ञानिक यथार्थ एक व्यक्ति के, एक सामाजिक के मन में अपने शुभचिंतकों के प्रति कितनी पीड़ा है, कितनी संवेदना है, उसे प्रस्तुत करने का कार्य किया है। अब हम आते हैं जैनेन्द्र की परंपरा में आगे आने वाले कथाकार अज्ञेय। अज्ञेय मनोविश्लेषणवादी कथाकार हैं और उनका मन को पढ़ने और मन की बात कहने का तरीका अलग ही ढंग का है। भाषा के स्तर पर अज्ञेय ने जो प्रयोग किए हैं वो किए ही हैं, शिल्प के भी स्तर पे अज्ञेय ने प्रयोग किए हैं। उनके जो उपन्यास हैं, शेखर एक जीवनी दो खंड में, या नदी के दीप, या हम ले लें अपने अपने अजनबी, ये तीनों उपन्यासों, तीनों अलग अलग तरह की भाषा परंपरा, शिल्प परंपरा को लेके आते हैं। अपने अपने अजनबी, आस्था एवं जिजीविषा के प्रश्न को लेके आता है। शेखर एक जीवनी व्यक्ति और समाज के अंतर्द्वंद को लेके आता है, और कहीं न कहीं यह शेखर एक जीवनी अज्ञेय के खुद के जीवन की कथा है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।